चलिए आज का हमारा टॉपिक है मार्वल पेपर 4 जीएसटीबी मार्वल पेपर 4 सेक्शन ए। तो देखते हैं सेक्शन ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन 1 to 20 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क के आएंगे। बार बार रिपीट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जस्ट यू नीड टू फोकस। Now the capital formation of A, B and C is 3:2:1. The residual profit is 66,000. What is the amount of profit of C? तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए तो हम वन नोट ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं सी। अब यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए बी एंड सी। चलिए देख लेते हैं। There are three partners, partners A, partner B and partner C, और तीनों का रेशियो है 3:2:1। टोटल हो जाता है 6। आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो 66,000 है। 60,000 डिवाइड बाय 6 इट इज कॉल्ड 11,000। ठीक है, तो 11,000 इंटू 1 इट इज 11,000। 11,000 इंटू 2 22,000। 11,000 इंटू 3 इट इज 33,000। अगर ए का पूछा हो तो ये आंसर है, बी का ये, सी का ये। हमें पूछा सी का गया है तो सी का आंसर आएगा 11,000। चलिए मैं यहाँ पे हाइलाइटर भी ले लेता हूँ। हाँ जी, और हाइलाइटर का कलर हम लोग ओके यही रहते हैं। ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 11,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस। अब देखिए डेबिट बैलेंस क्या होता है। अगर आप ट्रेडिंग लेते हो, सिंपल सा फंडा है, आप ट्रेडिंग लोगे, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लैक्स हैं और क्रेडिट साइड टोटल कम है, ओनली 5 लाख है, तो यहाँ 5 लाख जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा। तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, तो ये जो बैलेंस आया 5 लाख का टोटल सेट करने के बाद, इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों, डेबिट टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। तो वो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। फिर इसी ग्रॉस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। भैया 5 लाख का ग्रॉस लॉस है, 10 लाख का दूसरा एक्सपेंस है। अब टोटल मिला के जो हमारी इनकम है वो समझिए फॉर एग्जाम्पल इट इज 8 लाख रुपीज। तो आपकी टोटल यहाँ हो जाएगा 15 लाख रुपए। और 15 लाख में से आप क्या माइनस करोगे, 8 लाख तो आपके बैलेंस में आएगा, ये 15 लाख, तो 8 लाख तो बैलेंस में आएगा यहाँ पे 7 लाख रुपए। अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, नेट लॉस। और नेट लॉस इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल लॉस बोलते हैं, बिकॉज इसको बांटना हो। अब ये लॉस कौन सी बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस ज्यादा है इसलिए राइट साइड पे लिखा था, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, करेक्ट। तो ये होगा हमारा डिविजिबल लॉस और इसकी डेबिट बैलेंस आएगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल लॉस। हम पार्टनर्स को बांट। नेक्स्ट आ जाए, मतलब डेबिट साइड का जो बैलेंस ज्यादा हो और क्रेडिट साइड पे लिखते थे, इसको डेबिट बैलेंस ही बोलते हैं, उसको नेट लॉस या डिविजिबल लॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं। गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस। बिकॉज रीजन क्या है, अगर एक बिजनेस चल रहा है, करेक्ट, एक बिजनेस चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, अब मान लो उसको 5 साल हो चुके हैं, मान लो 5 साल हो चुके हैं, अब 5 साल में वो जो भी फ्यूचर में उसकी कमाने की क्षमता बढ़ती है वो पिछले 5 सालों की वजह से बढ़ रही है। और वो किस वजह से बढ़ रही है, बिकॉज उसकी प्रेस्टीज बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं। नाउ गुडविल विल बी, प्रेस्टीज मतलब पुराना उसका नाम होता है, 5 साल से वो चल रहा है तो उसका नाम होता है, और वो जो नाम बनता है उसको से उसकी फ्यूचर में कमाने की क्षमता बढ़ जाती है, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल इज वन काइंड ऑफ प्रेस्टीज फॉर बिजनेस। Now, goodwill is the type of, which type of asset? It is an intangible asset. इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये कोई फर्नीचर नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। फर्नीचर होता तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन गुडविल को ना देख सकते ना ही छू सकते हैं। सो इट इज अ intangible assets. नेक्स्ट आते हैं। पर प्रोविडेंट फंड इज शोन इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, according to the act,
मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अगर आप मान लीजिए कि ए बी सी की फर्म है या ए और बी की फर्म है, अब सी नया पार्टनर हो गया, तब नए पार्टनर्स हो गए ए बी सी के। तो मान लीजिए ए और बी की फर्म ने ए बी सी की फर्म को एसेट्स बेचे हैं या लायबिलिटी, तो ये फर्म ट्रांसफर हुई। तो जो भी इसकी बैलेंस शीट में, मतलब इनकी बैलेंस शीट में अगर कोई प्रोविडेंट फंड है भी, करेक्ट, तो वही इनकी बैलेंस शीट भी यही प्रोविडेंट फंड कैरी फॉरवर्ड। बिकॉज ये क्या होता है, ये कंपनी के एम्प्लॉयज को बाय लॉ देना होता है। मतलब किसी फर्म में अगर 20 से ज्यादा आदमी हो तो उन्हें कंपल्सरीली उनकी उनके एम्प्लॉयज की सैलरी में से 12% काटना पड़ता है और खुद 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो 24% तो सैलरी उनको देना पड़ता है। तो एक तरह की लायबिलिटी है जो उनको देनी पड़ेगी। अब अगर फर्म बदलती भी है तो ये प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी एज इट इज रहेगी, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ही जाएगा इन अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। करेक्ट। तो नेक्स्ट आ जाए, सो इट इज ऑन द लायर साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वन काइंड ऑफ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज आप जो भी वैल्यूएशन अकाउंट करते हो वो एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। नेक्स्ट आते हैं, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। सही है, और वो किस एएस के होता है? इट इज एएस 26, अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स उसका नाम है। सर ऐसा क्यों किया जाता है, समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी फर्म ने ए और बी की फर्म है और इस फर्म ने 5 साल फर्म चलाई और बोलते हैं कि अब हमारी फर्म की गुडविल बन चुकी, और बोलते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल जो है वो 10 लाख रुपीज की। तो ये 10 लाख रुपीज की फर्म है, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे इसकी, अगर मान लो गुडविल लिख देते हो यहाँ पे कि भाई हाँ 10 लाख की एसेट्स हैं इनके पास, तो सामने आप कोई कैश तो चुका नहीं रहे हो, ना ही आपको कैश चुकानी पड़ रही। तो अल्टीमेटली क्या होगी, ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी 5-5 लाख। अब ऐसे तो ये हवा में बोल पाएंगे कि हमारे 100 लाख की गुडविल है और 1000 लाख की गुडविल है, तो आप हवा में लिख बात कर रहे हो। तो अगर आप मान लो गुडविल यहाँ पे जितनी लिखोगे उतनी उनकी कैपिटल बढ़ती जाएगी। तो गुडविल आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी किताब में दिखा नहीं सकते। आपने खरीदी हो गुडविल तो आप बुक्स में दिखा सकते हो, पर आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में दिखा नहीं सकते, बिकॉज आप जितनी गुडविल बढ़ाओगे उतनी कैपिटल बढ़ती जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम इसमें कलर बदल देते हैं, हम येलो ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, when a new partner brings his share of goodwill in cash, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? भैया जब भी फर्म को गुडविल मिलती है, मान लीजिए यहाँ फर्म है और फर्म को किसी पार्टनर द्वारा गुडविल मिलती है, तो गुडविल के पैसे आ रहे हैं, करेक्ट, और वो गुडविल के पैसे पार्टनर के दूसरे पार्टनर्स को बांट देने हैं इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को पैसे दे देने हैं। तो जब पैसे आते हैं तो कैश आई होती है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, और सामने वही पैसा पुराने पार्टनर्स को देना होता है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री होती है टू प्रीमियम गुडविल। तो जब भी प्रीमियम गुडविल आप बांटते हो तो एंट्री होती है प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी पुराने पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो जो गुडविल का पैसा लाया है वो पुराने पार्टनर्स को दे देना होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगी, प्रीमियम गुडविल क्रेडिट होगा। तो प्रीमियम गुडविल हमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट करने के लिए बोला है? डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, इट इज प्रीमियम गुडविल इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट आ जाए, when the old profit and loss sharing ratio is given and Gini ratio of remaining partners is will be, सीधी बात है बेटा, जो ओल्ड रेशियो होगा वही गेनी रेशियो। करेक्ट, आप गिन के भी देख लो। मान लो ये पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, करेक्ट, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? तो समझो 1.5 मान लो सी नया पार्टनर है यहाँ पे, सी इट इज 1/3, सी 1/3 में ज्वाइन हुआ और बाकी लोगों को भी 1/3 मिला। बिकॉज अगर मान लो 1 में से 1/3 निकाल लोगे तो बचेगा कितना? इट इज 2/3, और 2/3 में से बचेगा 2/3। अब 2/3 अगर आपका बचेगा तो 2/3 का हाफ करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2/3 का हाफ, तो 2 तो निकल गया, तो बचेगा 1/3। तो इनका नया रेशियो क्या आ जाएगा? 1/3 1/3 1/3।
अब न्यू माइनस ओल्ड करो तो 1/3 माइनस हाफ, आंसर आएगा इट इज 3 2 6 और 2 और 3, तो 2 minus 3 इट इज कॉल्ड -1/6। इसका भी आंसर क्या आएगा -1/6। तो गेनिंग रेशियो तो इक्वल हुआ ना 1/1, जो इनका ओल्ड रेशियो था। तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो होता है। जब आपको कोई सेकेंडरी रेशियो या कुछ दिया ना हो तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। सीधा लॉजिक है 1:1। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। which is the following amount will be written off to the credit side of realization account when there is a balance of debt is 24,000 and better reserve is 4,500। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए फर्म चल रही थी, अब फर्म चल रही थी 5 साल हो गए, 5 साल बाद इन्होंने रिजर्व रखा है 4,500 का, तो यहाँ पे इन्होंने रिजर्व बनाया था 4,500 का, और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, मान लो पुरानी फर्म बंद हो गई, नई फर्म स्टार्ट हुई। अब जो ये रिजर्व है, तो रिजर्व तो इस पीरियड में कोई बैड डेट हुई ही नहीं, नो बैड डेट्स। तो जो भी रिजर्व है वो तो एक प्रॉफिट ही है, बिकॉज आपने प्रॉफिट 4,500 का रिजर्व किस लिए रखा कि अगर बैड डेट होगी तो हम उसके लिए उसको यूटिलाइज कर लेंगे, पर बैड डेट तो हुई ही नहीं इस पीरियड में। तो जो भी 4,500 का यहाँ पे रिजर्व बचा है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट में कितना जाएगा, पूरा जाएगा 4,500। एंट्री क्या होगी बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, एंट्री होगी बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे पूरा रिजर्व हमारा प्रॉफिट हो गया, बिकॉज अभी तक कोई बैड डेट हुई नहीं, तो ये पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। रियलाइजेशन कितना आ जाएगा 45। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन इन अ पार्टनरशिप फर्म। आप जानते हो विद कोड विदाउट कोड 2 मेथड्स हैं। If the company does not receive a subscription for at least 90% of the subscription, तो उनका इशू कैंसिल हो जाएगा। ये सेबी की आदेश है, करेक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, इनके आदेश। नेक्स्ट आ जाओ, मतलब अगर आपने 100 करोड़ के शेयर इशू किए तो मिनिमम लोगों ने 90 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब कर लिए होने चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो जो ही पैसा लिया है वो वापस लौटा देना होगा और इशू कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, which of the following is not shown under the heading share capital in the balance sheet। देखिए शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल आ जाएगा, इश्यू शेयर कैपिटल आ जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल भी आ जाएगा। रिजर्व कैपिटल किसमें आता है, रिजर्व कैपिटल आता है रिजर्व इन सरप्लस के टाइटल में, ना कि शेयर कैपिटल के टाइटल में। इसलिए कौन सा शेयर कैपिटल के हेड में नहीं आएगा, इट इज रिजर्व कैपिटल। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा फंडा है, मान लीजिए आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मान लीजिए 100 रुपए के डिबेंचर है तो आपने इश्यू कर लिए। अब भविष्य में आप 10 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने वाले हो फॉर प्रीमियम, तो ये रिडेम्पशन के टाइम पे 10 रुपए एक्स्ट्रा चुकाओगे, करेक्ट। तो ये जो आप प्रीमियम चुकाओगे तो उसके लिए तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, बिकॉज आपने तो 100 रुपए लिए। तो इसके ऊपर क्या होता है, तो हम ऊपर लॉस डाल देते हैं, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, और नीचे डाल देते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 10 रुपए, करेक्ट। तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम है, ये कोई एक्सपेंस इनकम तो है नहीं, ये कोई एसेट भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। मतलब ये क्या होगा, ये रियल अकाउंट भी नहीं है बिकॉज ये एसेट नहीं है। अच्छा, ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है बिकॉज ये एक्सपेंस इनकम भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज हमें बंदों को चुकाना है, पर्सनली बंदों को चुकाना है 10 रुपए, तो इट इज अ लायबिलिटी नोन बाय पर्सनल अकाउंट। बिकॉज क्या होगा, भविष्य में आप क्या करोगे, डिबेंचर चुकाओगे 100 रुपए के, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम चुकाओगे 10 रुपए के, टू बैंक करोगे 110 रुपए। तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम जो है वो पर्सनल लायबिलिटी में किसी व्यक्ति को, और हमें ये पैसा चुकाना है, तो इट इज वन काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एसेट्स गिवन एनालिसिस ऑफ, अगर मान लो कोई एसेट है भैया वो 10 साल चल रही है, कोई एसेट है वो भाई 11 साल चल रही है, कोई एसेट है जो सिर्फ 5 साल चल रही है, तो हमें पता चलता है कौन सी एसेट कितनी एफिशिएंट है। तो हमें जब भी हम एसेट्स को यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी क्लियर होती है, मतलब वो कितने साल चलेगी, या आप कितने घंटे यूज कर रहे हो तो कितने साल चलेगी।
एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकालना, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस शोज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब एक सिंपल सा फंडा आप समझो, समझो फॉर एग्जाम्पल, हु इज अ स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? जो कंपनी की में अपना पैसा समय जो भी लगाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जिसने लोन दी है, इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। जो क्रेडिटर है जिससे हम गुड्स खरीद, इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, बराबर। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसने, जो लोग है कंपनी के एम्प्लॉइज है जिन्होंने टाइम दिया है, ही इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, जिनको सैलरी देनी है, करेक्ट। तो जो भी बाहर के व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा समय या कुछ भी लगाया है, तो दे आर स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स को जो बाहर के एनालिसिस करते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस, करेक्ट। और जो हम करते हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इट इज इंटरनल एनालिसिस, करेक्ट। तो बात समझ में आ गई, आते हैं टू अराइव एट लिक्विड एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट। बेटा एक बात याद रखो, करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं, करेक्ट। और दूसरा माइनस होता है स्टॉक। ये दोनों चीजें आप माइनस कर लेते हो तो आपके हाथ में आ जाएगा क्विक एसेट्स, और हम बोल सकते हैं लिक्विड एसेट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका फ्लूइड एक्सपेंस का तो ऑप्शन है नहीं, और स्टॉक का ऑप्शन है, तो स्टॉक निकाल लो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए ये तो लॉस है। देखिए एक्सपेंस क्या होता है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझे आप। व्हाट इज एक्सपेंस? मान लीजिए आपने एसी खरीदा यहाँ पे, और आप यहाँ पे एसी यूज कर रहे हो सिंस लास्ट 5 years, तो मान लीजिए आपका 10 साल तक एसी चलेगा। आपका मान लीजिए कि 1 लाख का एसी है, तो वो 10 साल तक चलेगा। तो हर साल आपने कितना यूटिलाइज किया भाई? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, आपने इतना यूटिलाइज किया, बराबर। तो जो आपने यूटिलाइज किया, इट इज कॉल्ड एक्सपेंस। वो आप लाभ ले रहे हो उस चीज का। मैंने चाय का बिल चुकाया, इट इज एन एक्सपेंस बिकॉज मैंने उसका लाभ लिया, करेक्ट। मैंने सैलरी चुकाई, मैंने किसी बंदे को इस्तेमाल किया, इट इज एक्सपेंस। पर अगर मान लो यहाँ एसी गिर जाता है, यहाँ सी गिर जाता, तो इट इज अ लॉस, बिकॉज यहाँ इसका कोई लाभ आगे मिला नहीं, इट इज अ लॉस। तो लॉस वो चीज होती है जिसका लाभ नहीं मिलता। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? जिसका हमने लाभ लिया, तो लॉस तो इसके अंदर आएंगे ही नहीं, तो बात खत्म कर दो, लॉस इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड, करेक्ट। ये इसमें नहीं आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। दूसरी बात, इंटरेस्ट पेड किया, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब पैसा उठाने का जो भी खर्चा होता है, आप इंटरेस्ट चुकाते हो, डिविडेंड चुकाते हो, पैसा उठाने का जो भी खर्चा होता है, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, सो इट इज नॉट कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? बिकॉज तीनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट जो भी चीज होती है, इट्स अ हायर लिक्विडिटी। क्यों? बिकॉज कैश, बैंक, मार्केट सिक्योरिटीज, ये सब चीजें क्या है? ऑटोमेटिक कैश है, करेक्ट। तो कैश जो होता है ऑटोमेटिक हाई लिक्विडिटी होती है, बिकॉज वो हाथ में होता है, जब चाहो सिंगल डे में उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में 3-4 चीजें आती है: कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, भी आप बोल सकते हो एट वन स्टेज। बट आप जो भी चीज कैश इन कैश इक्विवेलेंट बोलते हो, वो सिंगल डे में कैश कन्वर्ट हो सकती है, तो इट इज अ हाईली लिक्विड एसेट्स। तो इज द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एक्सपेंस। देखिए जो भी पैसा उठाने का खर्चा होता है, आप कोई फर्म जब मार्केट से पैसा उठाती है, बराबर, कोई फर्म जब मार्केट से पैसा उठाती है, तो किस तरह से उठाती है? सर शेयर इश्यू करती है, तो उनको हम डिविडेंड देंगे, शेयर इशू करेंगे, डिविडेंड देंगे, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। सर डिबेंचर इशू करती है, उसको इंटरेस्ट चुकाएंगे, इट इज इंटरेस्ट। सर लोन लेती है, तो उसको भी इंटरेस्ट ही चुकाएंगे, इट्स अ इंटरेस्ट, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। फिर हम पैसा कैसे उठाते हैं, बराबर, तो इस तरह से हम पैसा उठाते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होते हैं? वो खर्चा होता है जो आपने पैसा उठाने का जो खर्चा चुकाया होता है। तो फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो भैया जो बंदा काम करता है उसका खर्चा होता है। बिजनेस में जो बंदे काम करते हैं छोटे मोटे, वो उनका खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेल एक्सपेंस बंदे आके काम करते हैं, उसका खर्चा होता है। पर पैसा उठाया, उसका जो पैसा चुकाया, इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस।
आते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।